मैं रुईकर जी के स्मृति में विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज मेरे लिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप टेलीविज़न पे होते हो या कोई माध्यम के सामने होते हो, तो आप कैमरे से बात करते हो तो सामने ज़्यादा कुछ होता नहीं। मैं व्याख्यान देने का आदी नहीं हूँ, लेकिन आजकल ये ज़िम्मेदारी भी उठाने का प्रयास करता हूँ तो बात करता हूँ। लेकिन सामने जब कोई ऐसे लोग बैठे होते हैं कि जिन्होंने मुझे ऐसे भी स्थिति में देखा कि उसको भी लगता होगा कि यार ये आशिक़िया भी अभी बोलेगा क्या, ऐसे लोगों में आज मेरे आदरणीय अभिलाष मुत्तेमवार जी आए हैं। मैं उन्हें राजनेता कम और पत्रकार ज़्यादा मानता हूँ। यदि विलास जी के दिल से पत्रकारिता पूर्ण रूप से विदा ले चुकी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन चुके होते। पत्रकार का प्रॉब्लम है कि वो सहन करता नहीं और गरम तवे पे जैसा छींटा फटकता है वैसा फटकता है। और राजनीति में चाहे किसी भी पार्टी की हो, वहाँ मरे हुए मन से और बुझे हुए दिल से जो हाईकमान के सामने पूछ हिलाता है वही सक्सेस या कुछ पद पे पहुँचता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन क्या करें। मैं फिर से एक बार उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब वो दिल्ली में थे तो हमारा एक अधिकार का घर हुआ करता था, और आज भी नागपुर में आता हूँ तो अधिकार का घर है। भाऊ, आपका स्वागत। आज के अध्यक्ष कांदेवाले साहब, मंच पर विराजमान सभी मंचासीन विशिष्ट व्यक्ति और आप सब भाई जो सुनने आए, आज के समय आप लोग सुनने आए यही बड़ी बात है, क्योंकि आज सुनता कौन है? सुनता ही नहीं कोई, यही सबसे बड़ा आज का सवाल है हमारा। सुनाने वाले तो कई है, मैं अकेला नहीं कहता हूं कि मैं सुन रहा हूं। हम वो बेशरम है, कोई सुन भी नहीं रहा तो जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि कोई ना कोई एक ना एक दिन किसी ना किसी के कान पे से रुई निकल जाएगी, कुछ तो शब्द है वो जिन तक पहुंच जाएंगे, कुछ तो परिवर्तन होगा। आज का विषय है आज भारतीय जनतंत्र। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम जनतंत्र इस शब्द के मायने बदल चुके हैं, या भारत में जनतंत्र है, या भारत में जनतंत्र इतिहास हो गया है, या परिकल्पनाओं जैसा एक परिकथाओं में जो हम सोचते हैं वो हो गया है। क्योंकि जिस प्रजातंत्र की, जनतंत्र की बात हम करते हैं, जिस प्रजातंत्र में हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वो किताबों में रहा है। और वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि 2014 से ही इसकी समाप्ति हुई, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें डिटोरिएशन आता गया। और 2014 के बाद तो मानो ऐसा परिवर्तन आ गया कि लोकशाही कहो, प्रजातंत्र कहो, जनतंत्र कहो, डेमोक्रेसी कहो, इसके पूरे मायने ही बदल गए। और दुख की बात ये है कि ये जो मायने बदल रहे हैं लगातार, इसका डेफिनेशन बदल रहा है, इसको इस देश की जनता आंख मूंद के सहन कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश का, नेता नहीं है। जिस विचारधारा के लोग आज दिल्ली में बैठे हैं वो पहले भी थे, नहीं कि 2014 में ही उगाए हैं, वो पहले भी थे और लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस देश की जनता, मैं हमेशा कहता हूं मुझे गर्व है इस 145 करोड़ की इस जनतंत्र पे और इस जनता पे। और जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, अज्ञानी हो सकती है, संघर्षशील हो सकती है, तकलीफ में हो सकती है, भूखी हो सकती है, गरीब हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं है। लेकिन मेरे उस कथन को 2014 के बाद मुझे फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई इस देश की जनता अब मूर्खता की ओर भी बढ़ रही है। और जब मैं ये सोचता हूं कि नहीं, मुझे मेरा सोच बदलना पड़ेगा, इसी के बीच में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक के जब नतीजे आते हैं तो लगता है कि नहीं, जनता है,
जनता जनार्दन हम जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन अपना सुदर्शन उठाता है। क्या लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, हम किसको लोकतंत्र बोलते हैं? अभी हमारे बुजुर्ग वक्ता ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे डर है कि यदि ये अधिकार लोगों तक नहीं पहुंच गए तो लोगों में उठाव होगा। तब शायद अंबेडकर जी के आकलन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उस जनता को देखा था, तो उन्हें लगा कि मेरे अधिकारों के लिए भी जनता उठ के खड़ी हो जाएगी। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि धर्म की अफीम चटाने के बाद इस देश की जनता इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि फिर संविधान को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा, जूते के तले रगड़ा दिया जाएगा और जनता सिर्फ भगवान का जय घोष करते रहेगी। ये दुख की बात है। हम कहते हैं, कई बार बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार बहुत कम लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यदि हमारे बुजुर्गों ने, आज भगत सिंह का मंच है यहां पे, नैतिक अधिकार है। मैं तो कहता हूं भगत सिंह जी का नाम लेने के पहले 3 बार उनसे माफी मांगनी चाहिए दिल से, तभी जाके उनका नाम लेना चाहिए। क्योंकि यदि भगत सिंह को मालूम होता कि जिस देश के लिए वो आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उस देश में ऐसे भी लोग होंगे, तो शायद वो 2 बार सोचते, या फिर वो अपने आप को बचा लेते अंग्रेजों से, क्योंकि उनके पास एक और टारगेट होता जिन्हें उन्हें समाप्त करना होता। आज क्यों भगत सिंह नहीं है? आज हम हमेशा कहते कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में क्यों हमारे में से कोई भगत सिंह उठ के खड़ा नहीं होता? क्यों सवाल नहीं पूछता? भगत सिंह होने के मायने ये नहीं है कि असेंबली में जाके बम ही फेंको। भगत सिंह होने के मायने ये भी है, यदि कोई गलत हो रहा है, कोई संविधान के खिलाफ हो रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो कम से कम उनको सवाल तो पूछो। जयकारा लगाने में आप इतने मग्न हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं कि आने वाले भविष्य में आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। 2014 का मैं जिक्र क्यों करता हूं? मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के बाद एक आंधी आई भ्रष्टाचार की। अब जाके मुझे लगता है कि कहीं ये बाहर का षड्यंत्र तो नहीं था। अन्ना हजारे का आंदोलन कहीं विदेशी ताकतों के हाथ में खेला हुआ कोई खिलौना तो नहीं था, क्योंकि आंदोलन अन्ना का, समर्थन संघ का, और इस पे रोटी 3-4 लोग सेक गए। कहीं अरविंद केजरीवाल सेक रहा है तो कभी नरेंद्र मोदी सेक रहे हैं। फिर एक विकास का मॉडल आया और इस देश के जनता ने विश्वास रखा कि चलो ठीक है, गुजरात का मॉडल है, विकास का मॉडल है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक बार चंद्रशेखर की पदयात्रा जब चल रही थी और मैं इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में था, तो हमारे संपादक थे कमलेंदु कंवर, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे और ट्रिब्यून के बाद वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो तब चंद्रशेखर जी के साथ मंच पे उस दिन राजवाड़ा की सभा में अरुण शौरी जी थे। तो उस कार्यक्रम के बाद अरुण शौरी जी को फ्री प्रेस जर्नल के ऑफिस में बुलाया गया, क्योंकि उनके बड़े व्यक्तिगत संबंध थे हमारे संपादक से, और फिर एक छोटे डिनर का आयोजन किया और उसमें हम उनसे रूबरू होते रहे। तब उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, यंग लोगों के साथ? किसी ने कोई कह दिया कि ये संस्कृत का श्लोक है, आप जाते हो किसी पंडित को पूछते हो उसका अर्थ क्या है। किसी ने कहा कि कुरान में ऐसा कह देते हैं, कहा है, आप किसी मौलवी की जाके पूछते हो कि कुरान में क्या ये लिखा है, सही है कि नहीं। बोला कुरान, बाइबल, इनके हिंदी और मराठी में भी अनुवाद है, थोड़ा कष्ट करिए, अनुवाद पढ़िए, आपका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि जिन्हें आप पूछने जा रहे हैं वो हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने हिसाब से बताता है, जो वाकई जब तुम रिपोर्टिंग करते हो तो गलत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो यदि आज कोई सरकार कोई दावा करती है, हम क्यों नहीं उसको जाके जांच परख लेते हैं। मैं एबीपी में एक प्रोग्राम में था और एक बंगाली बड़े बुजुर्ग सज्जन जो अटल जी के समय पीएमओ में बैठा करते थे, वो वहाँ पैनल पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि गरीबी मतलब महंगाई कम हुई, हम जनता को बता नहीं पाए कि महंगाई कम हुई। तो मैंने बोला आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेक हुआ और उन्होंने बोला मैं वॉकआउट करता हूं क्योंकि जो मूर्ख कहा गया।
तो संपादक ने मुझे कहा कि अरे बुजुर्ग आदमी है, जरा आप समझाओ। मैंने बोला दादा, मैंने मूर्खतापूर्ण बात इसलिए कहा कि महंगाई कम हो गई ये बताना नहीं पड़ता। हर आदमी जब जाता है मार्केट में और जब उसको पता पड़ जाएगा कि प्याज 2 रुपए में मिल रहा है तो वो खुशी हो जाएगी कि बहुत सस्ता है। मैं बिल्कुल 50-100 रुपए लेके जाता हूँ और सब्जी खरीद के लाता हूँ। आप कहते हो महंगाई कम हो गई है और 500 रुपए ले जाके भी उस सब्जी में फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, 600 रुपए की सब्जी हो जाती है, तो वो 4 गाली देते हुए आता है कि बहुत महंगा हो गया। और आप कहते हो कि हम कुछ चीजें होती है जो महसूस होती है वो बताना नहीं पड़ता। मुझे ताज्जुब लगता है कि आज विज्ञापन कर करके बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे आपने कर दिया तो जनता आपके साथ वैसे ही हो जाएगी। ये क्यों बताना पड़ रहा है आपने कर दिया है? कई बार हम बहुत बेसिक चीजें होती है जिस पे ध्यान नहीं देते, और जब बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि वाकई सरकार आपके साथ कितना मजाक कर रही है। बीपीएल परिवार को 700 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। लोगों ने कहा देखो 1200 का सिलेंडर 700 में 500 रुपए कम मिल रहे हैं बेचारों को, अब और बीपीएल सरकारी क्या करेगी? देखो इतना कर दिया सरकार ने। कोई कहता है मैं 400 रुपए का कर दूंगा, लोग कहते हैं कि 400 रुपए में सिलेंडर। देखो सरकार कितना गरीबों का सोचती है। बीपीएल का डेफिनेशन क्या है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के अनुसार जिस परिवार का इनकम हर महीने 2250 रुपए है वो बीपीएल वाला है। आप सब घर चलाते हैं, आप मुझे बताइए जिसका इनकम 2250 है पूरे परिवार का, उसको 400 रुपए का सिलेंडर भी कितना भारी पड़ेगा। क्योंकि वो 400 रुपये आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो जब आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसमें 400 रुपये आपको बहुत कम लगते हैं। आप उस व्यक्ति के जूते में पैर रख के देखिए, तब आपको पता पड़ेगा कि चुभन क्या होती है, और फिर अपेक्षा रखते हैं कि गरीबों का उन्मूलन हो जाए। झूठ। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की जनता इतनी महान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री इस देश का ये कहे कि देश में संकट है, बहुत कर्जा है, उतारने के लिए आपसे सहयोग चाहिए, लोगों ने अपने गहने उतार उतार के दिए हैं, ये देश ने ये भी मंजर देखा है। और आज भी इस देश की जनता गद्दार नहीं, आज भी देश को देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि देश प्रगति पे है, 5वीं इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रहे हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी है, चांद पे चले गए हैं, जीएसटी हमारा बढ़ा है, हम सब कुछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक इंटरनेशनल रिस्पेक्टेड एजेंसी हंगर इंडेक्स रिलीज करती है, और भूखमरी में जब देश 117वें नंबर पे है, हमारे ऊपर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो पूरा देश का कैबिनेट, पूरी सरकार संयुक्त रूप से उस एजेंसी पे हमला बोलती है। पूरा गोदी मीडिया बार बार बोलता है कि ये एजेंसियां हमारे देश को बदनाम करना चाहती है, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहती है, ये फ्रॉड है, ये आंकड़े गलत देते हैं, हमारा देश तो और तरक्की कर रहा है। या तो गरीबी रेखा के नीचे से लोग ऊपर आ रहे हैं, गरीब तो लोग है ही नहीं, और कहां से हंगर स्ट्राइक होगा? सब बोल रहे भैया होगा, ठीक है, एजेंसी खराब होगी, एजेंसी का गलत आंकड़े दिए होंगे, मान लिया हमने। उसके मात्र 6 दिन बाद तेलंगाना में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आने वाले 5 सालों तक मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश का कोई आदमी भूखा मरे। आपका प्रधानमंत्री पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि यदि देश ने 5 किलो अनाज उसको नहीं दिया तो वो भूखा सोता है। जिस देश की 62% जनता भूखी सोती है, देश के उस भीख के दिए हुए अनाज के बगैर वो जी नहीं सकती, कहाँ की इकोनॉमी हो गए आप? कौन सी आप तीसरी इकोनॉमी हो गए? शर्म आनी चाहिए आपको। आपके गले से नीचे निवाला कैसा उतरता है खिचड़ी का, यदि आप खिचड़ी भी खाते हैं तो कैसा निवाला उतरता है कि जब आपने, इसके पहले भी सरकारें थी, इसके पहले भी देश जिंदा था, लोग मरा तो नहीं करते। 5 किलो अनाज तो तब भी नहीं होता था। कोविड के समय जरूर देना था, और वो कोविड की बात उसके बाद वो कंटिन्यूएशन में क्यों आया? क्योंकि 2014 के बाद आपने देश की आर्थिक स्थितियां ऐसी कर दी कि वाकई इस देश के 62% लोगों को सरकार के अनाज पे जिंदा रहना पड़ रहा है। हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है,
यकीनन मुमकिन है। मोदी है तो आने वाले समय में यदि 100% लोग 5 किलो के अनाज पे शिफ्ट हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये स्थिति आ गई है क्योंकि इस देश का किसान कब तक लॉस का धंधा करेगा। नागपुर की बात है, नागपुर में इम्प्रेस टेक्सटाइल मिल थी, टेक्सटाइल मिल की ही बात हो रही है। आदरणीय रुईकर साहब ने टेक्सटाइल का यूनियन बनाया था। क्या टाटा की कोई कंपनी लॉस में थी? टीसीएल, एशिया में जितना पैसा टीसीएल प्रॉफिट कमाती है, टेल्को प्रॉफिट कमाती है, टाइटन प्रॉफिट कमाती है, नई नई वर्टिकल्स टाटा खड़े कर रहे हैं। क्या टाटा के पास कभी पैसे की कमी थी? लेकिन वो बिजनेसमैन है। एक कंपनी लॉस में आ गई, उसने बंद कर दी इम्प्रेस मिल। लेकिन इस देश का किसान उस टाटा का भी बाप है। वो 1947 में आजादी मिली, तब से आज तक एक साल ऐसा नहीं है कि जब किसानों ने प्रॉफिट कमाया होगा। हर साल किसान लॉस में धंधा करता है, लेकिन वो धंधेबाज व्यापारी नहीं। उसका एक दायित्व है कि मैं भले ही लॉस करूं, हर बार मेरे घर का चीजें बेचूं, मेरी खेती बेचूं, लेकिन मैं लगातार अनाज उगाता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस देश की जनता का पेट भरना है। जब इस देश का किसान लगातार ये कहता है, और उस किसान को आप कहते हो कि आपकी आय दुगनी कर देंगे 2022 में, 2024 हो गया, और जब हम कहते हैं कि आय दुगनी कैसी होगी, तो बोले दुगनी हो गई, पहले 100 थी अब 200 हो गई। लेकिन पहले 100 थी नहीं, बोले आप मूर्ख हो, आपको पता नहीं, पहले 100 ही थी, अब 200 हो गई। अच्छा 200 भी कहाँ से हो गई? बोले हम बोल रहे ना हो गई। तो मैंने बोले उसका इनपुट भी बढ़ गया है। बोले पता नहीं कहाँ से रेट लाते हैं, यूरिया सबसे सस्ता हो गया है, देश में इतना सस्ता यूरिया कभी बचा नहीं, बीज तो फ्री में मिल रहा है, पानी और बिजली किसानों को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसका, इतना है, भंडारण के लिए इतनी व्यवस्था है, और किसान जब मार्केट में उपज लाता है तो सरकार के ट्रैक्टर खड़े हो जाते हैं कि आओ माए बाप, ट्रैक्टर खड़ा है, आप सामान रखिए, लेने वाला वहाँ खड़ा है। ये स्थिति है इस देश की, ये बताई जाती है। और आश्चर्य की बात है, गोदी मीडिया इस पर तालियां बजा के कहता है, जय क्या साहब, क्या आपने नया युग की शुरुआत की है, नवयुग की शुरुआत की है, अब भगवान है, अब विष्णु के अवतार है, और फिर जनता भी मानने लगती है। और एक आध किसान जब आत्महत्या करता है तो कहते हैं कि रामलला का मंदिर अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किस भारत की बात करते हैं? इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया होने के बाद इनको इंडिया से एलर्जी आ गई। आप कहते हैं हम भारत है, कौन सा भारत है आपका? किस भारत का रेखांकित करते हैं? किस भारत को आप? उस भारत को रेखांकित करते हैं आप जहां अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए जाते हैं, या उस भारत को रेखांकित करते हैं कि दिए बुझने के बाद गरीब बच्चे उस दिए से तेल निकाल के 2 महीने तक अपने घर की किचन की व्यवस्था करती है? कौन सा भारत है ये सरकार को बताना होगा। और उन बच्चों को लाठियों से पीटा जाता है क्योंकि वो तेल उठा रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, मुझे शर्म नहीं है, मैं हिंदू हूं, मैं बाकायदा मंदिर में जाके जल भी चढ़ाता हूं, लेकिन मैं उतने ही विश्वास के साथ कहता हूं कि उस अयोध्या में मेरे राम लला कभी प्राण प्रतिष्ठित होंगे ही नहीं। मेरे राम तो शबरी के बेरों में है, मेरे राम तो केवट के बोट में है, मेरे राम करोड़ों के मंदिर में नहीं है, और मेरे राम कतई वो सहन नहीं करेंगे। यदि आज राम जिंदा होते तो सबसे पहले रावण समझ के इन लोगों का वध करते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी स्वागत में 25 लाख दिए जले, और फिर गांव के गरीब बच्चे यदि वो दिए का तेल निकाल के जाए तो आप उसको लठ मारे। ये स्थिति है। आप टोयोटा खरीदते हो, आप टोयोटा का हाइब्रिड इंजन भाऊ 3.5 साल का वेटिंग है हमारे देश में, 3.5 साल, आज 50,000 रुपये बिलो, 3.5 साल बाद मिलेगा। और ये बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। वो कैसा है? 3 प्रोडक्ट आता है, 60% उस पर एक्साइज लगती है। पूरी टोयोटा बाहर से आएगी तो 100% उस पर ड्यूटी लगेगी। वो 3 पार्ट में लाता है, बॉडी और वो जो उनका जो सर्किट बोर्ड है 3, यहाँ आके असेंबल करता है, बेचता है, और हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी पे देश चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो। आत्मनिर्भर भारत तो वो है कि जो किसान है तुम्हारे भरोसे जिंदा नहीं है। 6,000 रुपये आप बोलते हो सम्मान राशि, कौन सी सम्मान राशि है 6,000 रुपये में? आप में से कई लोग होंगे जो किसान है, मेरे भी घर में खेती है, मेरे मामा भी खेती करते हैं, मेरे दादा भी खेती करते थे, हमने खेती में भी काम किया है, बचपन में हम भी जाते थे खेत में। 2.5 एकड़ में 6,000 रुपये में क्या कर सकता है आदमी? बीज भी खरीद सकता है आज के डेट में।
जब आप उसको 6,000 रुपए दोगे तो किसान क्या करेगा? जब खेती में काम ही नहीं आएगा तो खा पी नहीं लेगा। आत्मसम्मान राशि भीख देते हो और सम्मान राशि बोलते हो। पकौड़ा तलने को रोजगार कहते हो। अभी आंकड़े आए बहुत सरकार के, रोजगार कम हो गया, बेरोजगारी कम हो गई। जब ये सरकार के आंकड़े आए, बेरोजगारी कम हो गई, तभी महाराष्ट्र में पटवारी की अपॉइंटमेंट निकली। 6,000 पटवारी, 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 3 सेक्टर में एग्जाम हो रही थी। ये गरीबी का आलम है हमारे यहाँ, बेरोजगारी का। 6,000 पटवारी के लिए 12 लाख लोग अप्लाई करते। शर्म आनी चाहिए सत्ताधीशों को। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने देखा कि ये कैसा कहते हैं, तो मैं पोर्टल पे जाके रिपोर्ट पूरी डाउनलोड करी और रिपोर्ट पढ़ी। तो रिपोर्ट ये कहती है कि जो किसान खेती में काम करता है और साल में उपज बेचता है, उसको पैसे आते हैं, वो भी रोजगार है। यदि इस देश का किसान रोजगार है, रेहड़ी वाला रोजगार है, पकोड़े वाला रोजगार है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं भिखारी भी रोजगार है। वो बेचारा भीख मांगता है, उसको चेहरे पे वो एक्टिंग करनी पड़ती है, दया दिखानी पड़ती है, उसको अपने फटे हुए कपड़े मेंटेन करने पड़ते हैं, गंदगी में बैठना पड़ता है। कोई भिखारी आपको संगमर पर के बूते पे नहीं बैठता, गंदगी में बैठता है, नाले के पीछे स्मेल आती है, वो पूरी प्रताड़ना सहन करता है क्योंकि उसको पैसा कमाना होता है। और फिर आखिरी दिन के आखिर में 200 रुपये लेके जाता है, क्योंकि आजकल कोई 5 रुपये का नोट तो है नहीं, सिक्का भी कोई रखता नहीं, तो 10 का नोट देके निकल जाता है। किसी के मन में दया आई तो वो 200 रुपये करके इकट्ठा करके ले जाता है। तो वो अच्छा लेबर है, उसने रोजगार ढूंढ लिया है, वो आत्मनिर्भर हो गया है और हमारे नेताओं से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भीख मांगता है तो दुआ देता है। हमारे जब चौराहे पे गाड़ी रुकती है तो किन्नर ताली बजाते हुए आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद लग जाएगा, दिल से आशीर्वाद देते हैं और 5 रुपये या 10 रुपये लेके जाते हैं। वो हमारे नेताओं से भी अच्छा है, क्योंकि 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं और 5 साल में भीख आप दे देते हो और भीख लेने के बाद फिर आपको जूते मारने के लिए वो खड़े हो जाते हैं और हम भीख देके उससे जूते मरवाते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, कोई नेता राजस्थान में किसी बाबा, पीर बाबा के पास गया था। उस पीर बाबा की खासियत ये है कि वो आशीर्वाद के रूप में पैर की चप्पल निकाल के धड़ाधड़ मारता है। तब जब मैंने पीर बाबा को देखा तो मुझे याद आया कि इस पीर बाबा ने जो आइडिया है ये भारत के नेताओं से ली होगी कि 5 साल में एक बार भीख लो और देव 5 साल तक जूते ही जूते मारो इनको, जूते ही जूते मारो इनको, और ये जूते सहन करते हैं। जीएसटी की बात करते कि हमारा जीएसटी बढ़ा है। जब जीएसटी का आंकड़ा आता है तो गलत है भी नहीं। जीएसटी जब 1,60,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ पहुंचता है तो अपने को भी लगता है जीएसटी बढ़ा है। जीएसटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ। एक सीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है और एक तीसरा जीएसटी होता है जो इंपोर्ट पे किया जाता है। इंपोर्ट पे जो ड्यूटी आती है या जो बिल ट्रैवलिंग होते हैं उस पर होता है। हमारा स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों मिला के भी इंपोर्ट पे जो जीएसटी लेते हैं उससे कम है। जिस देश में इंपोर्ट पे टैक्स कमाती है सरकार, वो कभी भी इकोनॉमी फली नहीं सकती, क्योंकि आप अपने देश की करेंसी, अपना चीज बाहर भेजते हो, अपनी करेंसी बाहर भेजते हो, अपने डॉलर बाहर भेजते हो, बाहर से माल खरीदते हो और उस खरीदे हुए माल पर टैक्स लगा के बोलते हो कि हमने पैसा कमाया। समझ में नहीं आया क्या है। अभी वक्ता कह रहे थे कि गरीब ज्यादा बड़ा गरीब हो रहा है, श्रीमंत ज्यादा। एक इकोनॉमिकल थ्योरी है, एक वी मॉडल होता है इकोनॉमी का और एक के मॉडल होता है इकोनॉमी का। वी मॉडल वो है कि जहां गरीब भी तरक्की करता है और रईस भी तरक्की करता है और दोनों वो देश को इस विकास की तरफ ले जाते हैं। और एक के मॉडल है जिसमें श्रीमंत और श्रीमंत होता है और गरीब होता है। आज हम के मॉडल में बैठे हुए हैं। आज हमारे देश में करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है और आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। जब आत्महत्या करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीमार था इसलिए मरा। मैं एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तानी शायर है, उसकी एक नज़्म में थे और दिल छू गई मेरी और लगा है कि मेरे देश में ये वाकई जो स्थिति है वो आज है। वो कहता है, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन जो आ रहा था नेता के घर गया।
चढ़ती रही मजार पर चादरें तो बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया। रोटी अमीरे शहर की कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीरे शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। और अंत में दो लाइनें कहता है, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि यह मरा है भूख से, हकीम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये वास्तविकता है हमारे देश की। राशन 5 किलो आता है, वास्तविकता जाके देखिए कितने लोगों को मिलता है, कितना बाहर बिकता है। कई गरीब ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं कि उनका राशन आ गया है। वो कहता है कि वो 5 किलो का राशन बोले बंद हो गया, सरकार ने बंद कर दिया। अभी नवरात्र में कोई राशन नहीं मिलेगा, नवरात्र के बाद चालू होगा। अभी उपवास है नवरात्र के, इसलिए राशन बंद हो गया है। और वो मान लेता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, और सारा राशन बिक जाता है। महाराष्ट्र में इतनी किसानों की आत्महत्या होती है और हमारे यहाँ आंकड़े छपते हैं। यवतमाल में जनवरी में 32 लोगों ने आत्महत्या की, किसानों ने। उसमें से सरकार ने 22 लोगों का क्लेम ले लिया। 10 का क्या हुआ? कलेक्टर ने उसको आत्महत्या नहीं माना। क्यों नहीं माना? चढ़ावा नहीं चढ़ा? क्या हुआ? किसानी तो था, बीमारी से मर गया तो भी आत्महत्या के नाम पे कुछ तो दो, इतना तो दायित्व करो। जब बड़े बड़े लोगों के तुम इतने करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि हमने कर्जे माफ नहीं किए। भयानक डाटा है कर्जों का। एक आज ही आपके लिए विलास भाऊ एक अच्छी भी खबर है। आज ही जो छत्तीसगढ़ का फेमस केस 508 करोड़ रुपए बघेल को दे दिए असीम दास ने, आज कोर्ट ने उसकी पेशी थी और कोर्ट ने उसका दूसरा लेटर रिकॉर्ड पे ले लिया। उसने दूसरा लेटर लिया और दूसरे लेटर में बताया कि मैं किसी नेता को नहीं जानता, मैंने किसी नेता को एक पैसा नहीं दिया, मैंने कभी जीवन में कैश का काम नहीं किया। एक अंग्रेजी में मेरे सामने इन्होंने लाया और बोला साइन करो, मैंने करा। मैं 10वीं पास हूं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। महादेव ऐप का मालिक मेरा दोस्त था, बचपन का, गांव का। अब वो दुबई गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे दुबई बुला लिया। तो उसने कहा कि कुछ काम कर, तू ठेके पे काम कर, तुझे मैं ठेके दिलवाऊंगा। तो मैंने बोला भैया यार पैसे लगेंगे। तो उसने कहा पैसे दे दूंगा ना मैं। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा, रायपुर, दिल्ली आया, दिल्ली से एयरपोर्ट का टिकट उसने रायपुर का दिया, रायपुर उतरा। उसके पहले उसने मुझे एक एप्पल फ़ोन दे दिया, आईफोन, दुबई में, कि अब तू धंधा करेगा तो आईफोन यूज़ करना। बोला उसी फ़ोन पे मुझे मैसेज आ गया कि अब तू छोटा आदमी नहीं रहा है, तेरे लिए बाहर एक गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में चाबी दे देगा, गाड़ी लेके तू होटल जा। मुझे और खुशी हुई कि गाड़ी भी मिल गई, मतलब भगवान को क्या मांगो और क्या मिल गया। गाड़ी लेके होटल में आया तो उसको बोला कि अभी गाड़ी इधर ही पार्किंग में खड़ी कर, एक आदमी आएगा पैसे लेके तेरे को धंधे के लिए। एक आदमी बैग लेके आया मोटरसाइकिल पे होटल के पार्किंग में। वो बैग मैंने डिक्की में रखा। उसने कहा ऊपर मत ले जाना होटल में, वो देखते हैं होटल वाले एक्सरे में। तो मैंने गाड़ी में ही रखा। मैं कमरे में गया, 15 मिनट में ईडी वाले आ गए, बोले तुम्हारी गाड़ी में पैसा मिला। वो गाड़ी बीजेपी के नेता के भाई के नाम पे थी, उसे किसी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद तुरंत, ये 4 नवंबर की बात बता रहा हूँ, 7 नवंबर को वोटिंग था छत्तीसगढ़ में, और ईडी ने एक प्रेस रिलीज दे दिया कि एक कैश हैंडलर पकड़ा है महादेव ऐप का, 5 करोड़ उसके पास कैश मिली है, और उसने क्लेम किया है कि उसने 508 करोड़ बघेल को दिए हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। और फिर ये हमारे रंगा बिल्ला चालू हो गए एक लाइन से, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508 करोड़ रुपए, 508। और बघेल बापड़ा बोलता रहा कि मैं जानता भी नहीं इसको, कौन से 508 करोड़ रुपए। आंकड़ा ऐसा बताओ कि लोगों को विश्वास हो जाए। 500 करोड़ बोलते तो विश्वास नहीं करता, 508 कर दिया उसको। और वो जेल में, उसको कुछ भी पता नहीं। उसका रिमांड लिया 7 दिन तक, उसका स्टेटमेंट है जज के सामने। साहब 7 दिन तक इन्होंने मुझे बिठा के रखा, एक सवाल भी नहीं पूछा। मैं जेल में गया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया, तूने तो सीएम को 508 करोड़ रुपए दिए, तूने कितने कमाए? उन्होंने बोला कौन सीएम? बघेल साहब। अरे मैं तो कभी मिला भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है। तब जाके उसने जेल से एक चिट्ठी लिखी
वो चिट्ठी बाहर आई, जब हम लोगों के पास आ गई तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी फर्जी है। आज कोर्ट ने वो चिट्ठी लगवा ली है रिकॉर्ड पे। उसने कहा कि माय लॉर्ड, वो जो अंग्रेजी में लिखा है मेरे को कुछ भी नहीं समझा, मैंने साइन किया, ये मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, आप इसको करो। उसमें वो कहता है कि साहब सीसीटीवी फुटेज है होटल का, उसमें देखिए मोटरसाइकिल वाला आदमी आके मेरे गाड़ी में पैसा रखता है कि नहीं, उसको पकड़िए आप। लाल डायरी की बात होती है हमारे यहाँ। अरे भाई 56 इंच का सीना है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है कि जो चाइना की तरफ देखता है तो चाइना पीछे हट जाता है, चार लाल आंखों से देखता है। तो विश्वगुरु है। हम इजराइल में और हमास में घुस जाते हैं और बोल देते कि युद्ध मत करो। हम रशिया को औकात बताते कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, तुम साथ में रहो, अच्छे रहो। इतने बड़े आदमी हो आप। लाल डायरी जिसके पास है उसको 2 लपड़ मार के लाल डायरी ले लो, अशोक गहलोत को जेल में डालो, खत्म करो ये भ्रष्टाचार। लाल डायरी का हाथ नहीं लगाएंगे। पूरे चुनाव में लाल डायरी चली, लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में क्या है, क्योंकि उस लाल डायरी में कुछ है ही नहीं। एक नया पैटर्न निकला है अपने देश में आज के डेट में। जब प्रजातंत्र की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय बार बार कहता है कि प्रजातंत्र में विरोधी पार्टी का रोल होता है। ये 2 पहिए हैं प्रजातंत्र के रथ के, विपक्ष को होना जरूरी है। और यहाँ विपक्ष को नेस्तनाबूद करना जरूरी है, क्योंकि ये सर्कस की वो साइकिल चलाना चाहते हैं जो एक पहिए की है, जो जोकर चलाता है। और वही देश की स्थिति हो रही है। उसी लेवल पे देश को उतारा है इन्होंने। आज हम जोकर साबित हो रहे हैं विश्व स्तर पे। आज कनाडा की सरकार आप कुछ कहते हैं तो हम कनाडा को आग दिखाते हैं, और ये अंधभक्त बोलते अब कनाडा में घुस के मारेंगे, अब कनाडा पे हमला करेंगे हम। अरे वो पाकिस्तान है क्या पास वाला जहाँ तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की? तुम्हें मालूम है कनाडा में जाने में ज्यादा टाइम भी कितना लगता है? कनाडा में कितनी जगह फ्यूलिंग करना पड़ेगा, कितने कंट्रीज क्रॉस करोगे, तुम्हारे एयरपोर्ट को जाने देगा क्या? लेकिन व्हाट्सएप पे हो गया कि आप कनाडा में घुस के मारेंगे। कनाडा ने डंडा कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हुंकार भरी, अमेरिका ने डांटा। तो बोले नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, अमेरिका डांट नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि कोऑपरेट करो। फिर इन्होंने अमेरिका में प्रयास किया, अमेरिका में जो आंखें दिखाई, तब जाके हमारा एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय कहता है कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो गई अमेरिका में, हम देख रहे क्या हुई। मूर्खता की पराकाष्ठा है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब हमारे देश को आजादी मिली तब इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि आप बंदर के हाथ में वस्तुला दे रहे। उनकी बात साबित होने में 75 साल लग गए। वो घूम रहा है, वो कभी अपने को भी मार लेता है, अपने भी पार्टी को। आज बीजेपी बहुत आहत है। बीजेपी के बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, जिसके पास जाओ कंधे पर रोना शुरू कर देता है कि बहुत बुरी स्थिति है हमारी। कांग्रेसियों को तो ठीक है, वो बोलते विपक्ष में हमको तो खाना ही है मार। लेकिन बीजेपी वाले प्रताड़ित थे, वो कहते कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक आतंक के साए में जी रहे हैं, और प्रजातंत्र में आतंक को जगह नहीं होती। आतंक वही पनपता है जहां तानाशाह होता है, और ये देश तानाशाह को सहन नहीं करेगा, और तानाशाह को सहन करना भी नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी इतनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब लगातार सत्ता में रहने के बाद एक अहंकार आता है, और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो इस देश की जनता ने उन्हें भी आईना दिखाया। पढ़े लिखे इंदिरा गांधी को भी जनता आईना दिखाती है, अनपढ़ को भी दिखाएगी, लेकिन ये तुम्हें कम से कम विश्वास होना चाहिए। मैं कहता हूं विश्वास रखो। इतना विश्वास क्यों कमजोर हो गया है? किसी से भी बात करो, नहीं आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आएगा तो वही। अरे जिस बात कैसा आएगा वही? रसगुल्ला ही कोई आगे खा जाएगा? ये तरी वाले पोहे लाइन में लगा के ले लिए। अरे सरकार है केंद्र की, कहां से आ जाएगा? 2017 से लेके डाटा उठा के देखिए आप, कितने जगह बीजेपी आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी है गुजरात की रीजनल पार्टी, और कहीं नहीं है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इंपोर्टेड कांग्रेस है सारे। उत्तराखंड में चुनाव होते तो हम कहते कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव कर देता हूं, डाटा है मेरे पास।
यदि मायावती ठीक से चुनाव लड़ती तो 153 सीटें बीजेपी की चली जाती, बीजेपी 60-70 पे आ जाती। वो भी जुगाड़ की जीत है। महाराष्ट्र में ईडी की जीत है, कर्नाटक में ईडी की जीत थी, लोगों ने आईना दिखा दिया। गोवा में तोड़फोड़ की सरकार है। कौन सी सरकार इनके बलबूते पे आई है, मुझे बताइए। कौन सी सरकार सिवाय गुजरात के कौन सी सरकार है जो इनके बलबूते पे है? जो आदमी जुगाड़, मैं तो कहता हूं कि मुझे मेरे साथ सिर्फ 3 महीने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, 3 महीने के लिए मुझे इंचार्ज बना दीजिए अशोक वानखेड़े को। मैं इस केंद्र की कैबिनेट के एक एक मंत्री को मेरे घर के सामने खड़ा कर दूंगा सुबह से शाम तक। इंतजार करेंगे कि भाई साहब आएंगे तो चरण छू ले, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं। हर एक के पीछे इतना भयंकर है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज सत्ता में आप हो, कल नहीं रहोगे, ये बोलने की कम से कम हिम्मत किसी में नहीं है। मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करता। कम से कम कल उसने ये कहा तो है अपने वर्कर के सम्मेलन में, अरे आज तुम हो कल हम होंगे। आज तुम हमको जेल में डाल के हंस रहे हो, कल तुम्हारी जगह भी वही है, याद रखना। तुमने मेरे 4 डाले हैं जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में, 8 डालूंगा हत्या के आरोप में। ये बोलने की ताकत तो है, क्योंकि सलीम जावेद लिख चुके हैं एक शोले पिक्चर में डायलॉग, जो डर गया सो मर गया। मायावती डर गई, पॉलिटिकली मर गई। महाराष्ट्र में शिंदे से लेके ये जितने भी हंकार घुल रहे, अजित पवार, ये डर गए, चुनाव के नतीजों में बता देंगे कि कैसे मर गए। जो जो जहां जहां डरा वो वहां मरा। और राहुल गांधी बार बार कहती कि डरो मत, और उसके बाद एक विज्ञापन खिलाई है, डर के आगे जीत है। वो लालू यादव बताता है लालू भ्रष्टाचारी होगा। कौन, मतलब ऐसा कौन है कि जो भ्रष्टाचार नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रजातंत्र ऐसा हो गया है। हम एक सांसद, खासदार जो असतो, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि 150 शादी हो गई तो उसको अगली बार चुनाव जीतने के लिए 150 शादी में जाना अनिवार्य है। हर शादी में 501 देना अनिवार्य है। हिसाब लगाओ आप। उसके घर में जो चाय पीने लोग आते हैं वो देखो। महाराष्ट्र के सांसद तो बहुत खुशनसीब हैं। यूपी बिहार वालों को पूछो, भाव ने देखा है मंजर। यूपी बिहार के सांसद जब रात को आता है तो अपने को सोने के लिए जगह ढूंढता है वो, क्योंकि उसके बेडरूम तक लोग सोते हुए रहते हैं। लंगर ही लगाना पड़ता है उसको, और फिर जाने का टिकट भी बना के देना पड़ता है। टिकट नहीं बनाया तो और 4 दिन रुकता है वो। तो पैसा लाएगा कहां से? जब पैसा कहीं से लाएगा नहीं तो वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाएगा, और एक विशेष सर्कल है। तो ये हमें कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा। हमारे सांसद से क्यों अपेक्षा रखें कि हम जाए तो चाय पे खर्चा करें? मेरे जैसे 50 लोग आएंगे चाय पे खर्चा करने के लिए। तो हर राज्य में दोस्त मिलते हैं, शहर में मिलते हैं, उनको साल में एक ही बार दिल्ली में आना होता है और मुझे खाना खिलाना होता है। ऐसे 365 यदि हो गए तो मुझे रोज ही किसी को खाना खिलाना है, तो मुझे एक छोटा हवेली खोलना पड़ेगा। अपेक्षाएं हमारे नेताओं से ये अपेक्षा होनी चाहिए कि वो हमारे लिए लड़े। गणपति का चंदा, अरे काहे को सांसद को परेशान करते हो यार? गणपति मंगा, उससे आरती करो बेचारे से। गणपति आया कि उसके पहले वो पैसे की व्यवस्था करता है। नवदुर्गा पैसे की व्यवस्था करता है। बोले हमारे यहाँ 150 बंडल है, हर एक को 10-10 हजार रुपये भी दिए तो देखो ना कितने हो जाते हैं। मतलब मैंने सब सांसदों को खर्चे का जुगाड़ करते हुए देखा। और फिर एक बार उनको आदत लग गई जुगाड़ करने की, तो वो सोचते जब इनके लिए मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया तो थोड़ा सा बड़ा हाथ मारूं तो अपना भी कर लूं। तो ये भ्रष्टाचार विशेष सर्कल है, और एक बार आप भ्रष्टाचार के गात में आ गए तो फिर ये जब लोग आते हैं सत्ता में ऐसे, वो फिर आपको बंदर जैसे नचाते हैं। हमको लोग कहते हैं आपको डर नहीं लगता? हमने बोला हमको डर इसलिए नहीं लगता कि हमारे पीछे कोई रेले नहीं है। हमारा सब रिकॉर्ड पे है, हमारा फोन टैप होता है, हमारे अकाउंट वाला बोलता है बैंक में कि तुम्हारे हर महीने जाता है, हमारे यहाँ से अकाउंट डिटेल सब जाता है, अकाउंट में आता है, व्हाइट में आता है, व्हाइट में जाता है। कोई नंबर 2 की बात नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करते नहीं, फोन कितनी भी बार टैप हो क्या फर्क पड़ता है? और जब आप क्लीन हो तो मैं बता रहा हूं, इनकी हिम्मत नहीं आपके तरफ देखने की, बात करने की छोड़िए। इनसे बड़े डरपोक नहीं है। मैं केस बताता हूं आपको, मैं किसी का
मजाक नहीं उड़ा रहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप किसी को बहुत लार्जर दैन लाइफ समझने लगते हैं तो आपको उसकी वस्तुस्थिति भी मालूम होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, गांधीनगर में नई राजधानी बनी है गुजरात में, गांधीनगर, तो वहां सारे मंत्रियों के बंगले एक साथ हैं और एंड में एक बड़ा बंगला है, वो मुख्यमंत्री का है। मतलब वो मंत्रियों की कॉलोनी है, आप एक कॉलोनी में घुसो सारे मंत्रियों को निपट सकते हो एक लाइन से। रात को, देर रात को धड़ाम करके आवाज आई, प्रधानमंत्री बेड से कूद के बाहर आ गए, गाड़ी खोलो गाड़ी खोलो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। सिक्योरिटी को समझ नहीं रहा रात को 1:30 बजे है, कोई प्रोग्राम नहीं है, सीएम बाहर आके गाड़ी में और जोर से डांट रहे हैं। वो ड्राइवर भी जो 2 कपड़े थे उससे गया, ड्राइव किधर चलना, अपने बाहर निकलो बाहर निकलो, अहमदाबाद की तरफ अहमदाबाद की तरफ। सब भागा दौड़ी मच गई, सिक्योरिटी एक दूसरे को बोल रहे कि सीएम इज आउट टू अहमदाबाद, उधर से पुलिस वाले लग गए रोड ब्लॉक करने में, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया रात को। बीच में सब आईजी डीआईजी सब पहुंच गए अहमदाबाद में, उनको सिक्योर जगह पे लिया। बोले सर व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या हुआ साहब? बोले बम से हमला हुआ है घर पे, सबके पैरों की जमीन खिसक गई, मुख्यमंत्री के बंगले पे बम से हमला हो रहा है, छोटी बात नहीं है। पूरी हंगामा हो गया, पुलिस लग गई, स्कैनिंग चल रहा है। फिर उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या, किधर से देखा आपने, क्या है? बोले जोर से आवाज आ गई, सारा चेकिंग हो गया। फिर उन्हें समझा कि उस दिन वहीं रखा गया, दूसरे दिन घर भेजा गया। बात यह हुई थी कि मुख्यमंत्री के घर के पीछे से रिंग रोड जाता है, बाईपास, उस पर ट्रक का टायर फट गया था। ये बात मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, उस पुलिस के केस डायरी में ये लिखा हुआ है। क्योंकि जब भागा दौड़ी पहली कंप्लेंट आई कि बम फट गया, हमला हुआ, तो पुलिस डायरी में ये भी हुआ है सीएम के घर पे हमला हुआ। उसके बाद ये भी लिखा है कि इस तहकीकात करने पे टायर फट गया। अब वो रिंग रोड परमानेंट बंद कर दिया गया है। ये वस्तुस्थिति है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे संबंध, क्योंकि एक पत्रकार के संबंध सभी लोगों से होते हैं, तो मैं बॉम्बे में कई अंडरवर्ल्ड लोगों को भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो किसी बड़े भाई के साथ हम खाना खाने बैठे, तो वो खाना खाने उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठे, तो कई लोगों को रेस्टोरेंट से भगा दिया उन्होंने, और उनके आए बाएं दाएं बिल्कुल ऐसा देख रहे कि बस अभी आधे घंटे में गोली आ रही कहीं से लगने की, और वो आराम से खाना खा रहे हैं। उसी के बीच में मेरे हाथ से चम्मच गिर गया और उस शांतता प्रिय वातावरण में टन टन खनखनाट आवाज आई। जैसी वो चम्मच गिरने की आवाज आई, 7-8 लोगों ने इधर उधर देखा, फटाफट खिड़की बंद करो। वो बोला क्या हो गया? वो बोला यार कैसा खाता है, तो चम्मच गिरा दिया नीचे। तब मुझे समझ में आ गया, ये जितने बड़े डॉन होते हैं, जितने बड़े आपको डराते हैं, इनसे बड़े डरपोक नहीं होते। तो डरने की जरूरत किसी को नहीं है। इस देश में न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका पे फिर भी विश्वास रखता हूँ। हो सकता है वहां पे भी डिटोरेशन आया हो, हुआ भी है। हमारे न्यायपालिका में भी आजकल नेतागिरी का शौक लगा हुआ है, क्योंकि जब केस हियरिंग पे आता है तो बहुत सारे स्ट्रिक्चर पास होते हैं। अपने को लगता है कि अरे बाप रे, न्यायमूर्ति ने आज तो बिल्कुल को कर दिया जेल, और जब ऑपरेटिव जजमेंट आता है तो कुछ और आता है। तो मैंने बोला इतनी देर तक क्या बोले, 3 दिन ही हमको रोज हेडलाइन ले रहे थे हमसे। मैं और दीपक शर्मा सैल्यूट करते हैं हम जज साहब को, ये पहली बार न्यायपालिका ने बता दिया, और ये प्रजातंत्र के प्रहरी है, और ये है। ऑपरेटिव जजमेंट डालने के बाद तो लोग पूछते कि क्या क्या हो गया, पता नहीं मैंने क्या हो गया, एक दिन में क्या हो गया। मनीष सिसोदिया के केस में मुझे समझ में नहीं आता। मनीष सिसोदिया के केस में वो कहता है कि आपने नई पॉलिसी घोषित की, उससे 14 लोगों को 138 करोड़ का फायदा हुआ। विराज बाबू मंत्री रह चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे। कोई भी ठेका कोई लेता है उसको फायदा ही होता है। कौन ठेकेदार लॉस का ठेका उठाता है? हर ठेके में फायदा होता है। हर दुकान, दारू की दुकान का लाइसेंस लेता है, फायदे के लिए लेता है। कोई ठेकेदार कहता है क्या गडकरी को जाके कि गडकरी जी ये 1,500 करोड़ का रोड है, मैं इसको 500 करोड़ में करना चाहता हूँ, 1000 करोड़ मेरे तरफ से लगाना चाहता हूँ। कम से कम मुझे तो अभी तक इस भारतवर्ष में ऐसा आदमी नहीं मिला। तो जो ठेका लेता है वो कमाता है, प्रॉफिट को पाप क्यों समझे? तो यदि वो नई पॉलिसी में 14 लोगों ने ठेका लिया और दारू में 338 करोड़ प्रॉफिट, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं। जो दारू के धंधे को जानते होंगे या दारू वालों को जानते होंगे, ये तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट है।
तब वो जज साहब कहते हैं कि 338 करोड़ प्रॉफिट हुआ है 14 लोगों को, लेकिन उसमें से 100 करोड़ दिया, ये डिबेटेबल है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उस 100 करोड़ में से 45 गोवा में गए, ये भी समझ में नहीं आया। तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल होनी चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन फिर बेल नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? उसने चंदा लिया चेक से, उन्हें पूछा चंदा किसने लिया, मनीष सिसोदिया ने, उसके अकाउंट में डाला, बोले नहीं आम आदमी पार्टी के अकाउंट में। फिर आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बोले सोच रहे सर, अभी तक सोच रहे। अनिल देशमुख 100 करोड़ का आरोप, 8 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और जिस पुलिस कमिश्नर को पूछा हाईकोर्ट ने कि आपने 100 करोड़ का आरोप कैसा लगाया, तो उसने एफिडेविट दिया कि मैंने अधिकारियों को बोलते हुए सुना था। कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी हो तुम, किसी के बोलते हुए सुनने पे आरोप लगा दोगे? और जेल में सड़ा दिया उसको 1.5 साल। क्योंकि यहां एक नया ऑपरेटिव शुरू हुआ है। पहले टारगेट ढूंढो, अशोक वानखेड़े बहुत बोलता है। फिर अशोक वानखेड़े ने नई कार खरीदी। कितने की कार खरीदी? बोले 12 लाख 15 लाख की कार है ये। हाँ। फिर एक को खड़ा कर दो कि मैंने अशोक वानखेड़े को 5 लाख रुपए रिश्वत में दिए, मेरे खिलाफ खबर बोल रहा था। फिर उसका अफिडेविट लो, और जैसे ही वो अफिडेविट दे तुरंत अशोक वानखेड़े को अरेस्ट करो। फिर वो कोर्ट में जाता है। बोले कब दिए? बोला मैंने तो साहब उनको शुक्रवार को दिए थे। बोले शुक्रवार तो नागपुर में थे, फिर गुरुवार को होंगे साहब, कहीं तो आए होंगे नागपुर से, फिर मंडे को दिए होंगे। और ईडी उनकी सुनती है। ईडी का केस, हमारे यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये पामिलियन कुत्ते हो गए हैं सत्ता के, पूछ हिलाते हैं। और जैसे ही उनको बोला जाता है कि टॉमी नहीं, भाई है, अंकल है, टॉमी पूछ हिलाता है। टॉमी छू बोला तो काटता है। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी को नोटिस भेजा। मेरा गुजरात गवर्नमेंट नहीं, राम राज्य चल रहा है, 35 साल से बीजेपी की सरकार, 10 साल से डबल इंजन की सरकार। अडानी उनके दामाद, अडानी को पत्र भेजा कि आपने 3000 करोड़ एक्स्ट्रा हमसे लिए हैं, कृपा करके वो वापस भेज दीजिए। कैसे लिए? अडानी से पावर खरीदती है गुजरात गवर्नमेंट। उसमें एक क्लॉज था, यदि कोयले के रेट ऊपर चले गए तो फिर वो अडानी जी थोड़े से रेट बढ़ाएंगे। उसका नाम दिया एनर्जी चार्ज। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो सब लीगल था। उसमें यह था कि कोयले के भाव बढ़े, ये कैसे माने? तो बोले एक इंटरनेशनल एजेंसी है, कोयले के रेट रोज रिलीज करती है, उसके रेट फाइनल रेट मानेंगे, और उसी रेट के हिसाब से आपने कोयला खरीदा तो आप हमको बिल दे दीजिए, साथ में एनर्जी चार्जेस ले दीजिए, दे दीजिए। इन्होंने उनसे 10,000 करोड़ रुपए साल के एनर्जी चार्जेस लिए, गुजरात गवर्नमेंट ने दिए। ये गुजरात गवर्नमेंट क्यों कर बैठी? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई तो ये जो अधिकारी थे उनके पैरों की जमीन खिसक गई। उनको लगा ये अधिकारी, ये कमेटी यदि हमारे तक आ गई तो हम सब नंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने डर के मारे डरे 3,000 करोड़ रुपए मांगे। हुआ ये कि अडानी जी ने सारा कोयला शिप करवाया इंडोनेशिया से। ओरिजिन ऑफ द शिपमेंट इज इंडोनेशिया। बिलिंग जो हुआ सिंगापुर की कंपनी से, एक ताइवान की कंपनी से, और एक यूएई की कंपनी से। और जो बिलिंग हुआ कोयले के 4 गुना ज्यादा रेट पे हुआ। जब मार्केट में 50 रुपए का कोल बिक रहा था तब इन्होंने 200 रुपए का बिलिंग किया। तो उधर से कोल आया, इन्होंने 200 रुपए की बिलिंग से पेमेंट किया। इसका मतलब 150 रुपए इन्होंने बाहर भेज दिया। वो है मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर वो पैसा वापस अडानी के इन्वेस्टमेंट में आता है, और हम कहते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। और आज से नहीं, ये सालों से हो रहा है। 2014 में डीआरआई ने एक पत्र लिख के सेबी को कहा था कि अडानी ने इक्विपमेंट खरीदे पावर प्रोजेक्ट के यूएई के इस कंपनी से। मुझे पता नहीं इनको यूएई से क्यों खरीदते हैं,
जबकि जर्मनी के इक्विपमेंट सबसे आगे होते हैं। इनका सारा परचेस यूएई से होता है। यूएई में इन्होंने 1500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये डीआरआई कह रही है अपने पत्र से। आगे वो ये कह रही है कि जिस कंपनी को इन्होंने 1500 रुपए ज्यादा दिए ओवर बिलिंग करके, उन्होंने वो 1500 करोड़ रुपए एक दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किए, मॉरिशियस को, जिसका मालिक विनोद अडानी है। और फिर विनोद अडानी के कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। काला पैसा सफेद करने का ये बेहतरीन तरीका, ये सारे लेटर सामने हैं, ये सारे एविडेंसेस सामने हैं, लेकिन ईडी वहां नहीं जाएगी। ईडी जाएगी अशोक गहलोत के घर कि 18 साल पहले तेरे बेटे ने वहां जोर से छींक दिया था और उसके पॉकेट से $3 निकले थे। फेमा का केस बनता है। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब इसका डर भी लोगों में रहा नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की रेड होती है तो लोगों को लगता है कि ये मोदी जी को परेशान कर रहा है इसलिए रेड कर रही है, उसकी इज्जत बढ़ती है। और महाराष्ट्र में यदि ईडी, सीबीआई की रेड होती है तो आदमी मंत्री बनता है। मैं पिछली बार मुंबई गया तो एक एनसीपी का एमएलए मुझे मिला, अजित पवार के साथ है बेचारा। तो ऐसे ही, और कैसे हो यार, बहुत आजकल हमको ठोक रहे हो, और ये बात हुई। और फिर मुझे कहता है कि किरीट सोमैया को जानते हो क्या? मैंने क्यों, क्या हुआ? बोला एक मेरा काम कर दो ना। मैंने बोलो? बोले कुछ डॉक्यूमेंट देता हूँ मैं। किरीट को बोलो बहुत भ्रष्टाचार के डॉक्यूमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मैंने मेरे को ही दे दो, किरीट का क्या करेगा? नहीं, किरीट ही जरूरी है। बोले किरीट करेगा तो तुरंत ईडी की रेड होगी। तो मैंने, आप किसको ईडी की रेड करना चाहते हो ये तो बताओ। बोले मेरे ही डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं। मैंने क्यों? अरे बोले ईडी की रेड होने के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा यार भाई, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मंत्री हैं सब ईडी वाले हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मंत्री बनने का क्वालिफिकेशन ईडी की रेड होना है। आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब आपको 1400 करोड़ रुपए आपके अटैच होते हैं। ये दुर्भाग्य है इस महाराष्ट्र का, ये दुर्भाग्य है हमारा। कैसे राजनेताओं के साथ जो मंडी में बैठ के बिकते हैं। इस्मत बेचने वाली भी लड़की ईमानदार होती है, वो अपनी इज्जत बेचती है तो आपको रिटर्न भी देती है। ये अपने आप को बेच के खुद कमाते हैं, और जिस जनता ने उनको जितवा के दिया, ये 50 खोखे में बिकने वाले लोग फिर जनता के पास पानी मांगने पे पूछते हैं कि मैं सुसु कर दूं क्या, और हम इनको ढो रहे हैं। सवाल कौन प्रजातंत्र को रोनता है ये नहीं है, सवाल कौन हमारे देश की संविधान के धज्जियां उड़ा रहा ये नहीं है। ये लोग तो हमेशा थे, रहेंगे और है, लेकिन सवाल है इन लोगों के हाथ में सत्ता कौन दे रहा है। और इन लोगों के हाथ में सत्ता पाकिस्तान, अमेरिका नहीं दे रहा है। इस देश के लोग ही, हम ही लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमें जगाने की जरूरत है। हमें बार बार ये बताने की जरूरत है। हनुमान को उसकी शक्ति बताने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उन्हें शाप था कि वो अपनी शक्तियों का विस्मरण होता था। तो अब उद्धव ठाकरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, जनता चालीसा पढ़ने की जरूरत है, और जनता के बीच में जाके जन जागरण करने की जरूरत है। मात्र नेताओं को गाली देने से काम नहीं होगा। ये तो वैसे ही रहेंगे, इनमें बदलाव नहीं आएगा। इतने मोटे चमड़ी के हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ इतना बोलते हैं कि पकड़ा भी जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग हंसते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसी ताकत से झूठ बोलते हैं। कैसे कैसे आदमी बोल सकता है कि आपने भोपाल में बोल दिया कि 17,000 करोड़ का गबन, सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, नेशनल करप्ट पार्टी है एनसीपी। फिर 4 दिन बाद उसी घोटाले के हीरो को उप मुख्यमंत्री, और अमित शाह जी कहते कि दादा पहले क्यों नहीं आए। तो किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा दादा पहले क्यों नहीं आए। मैंने बराबर है। बोले इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा कारण है मधेपुरा बैंक, कितने का घोटाला? 1600 करोड़। डायरेक्टर कौन? अमित शाह। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, सारा देश मेरे सामने झुकता है, मैं बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि 70,000 करोड़ वाले को अपन ट्यूशन के लिए बुलाए। तो ये जो 70,000 करोड़ का घोटाले वाला गया है, ये ट्यूशन के क्लास लेने वाला गया है, ये बताने के लिए कि आप 16 तक ही सीमित हो, हम 70 वाले हैं, हम आपको बताएंगे।
शर्म नहीं आती, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। और ईडी, इनकम टैक्स, ये पुराने जमाने के सामंत जब शिकार पे जाते थे तो पूरे प्रजा से हाका लगवाते थे जंगल में। लोग हा हा चिल्लाते हुए, ढोल ढमाके बजाते हुए उन जानवरों को मचान की तरफ लाते थे, फिर गोली मारते थे और फिर राजा साहब फोटो खींचते थे। वैसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हाका लगाती है। और ये जो जानवर है, मैं इनको जानवर कहता हूँ, ये उस शिकार के रेंज में आते हैं और जैसे ही देखते हैं गोली, वो गले में कलंक करके गमछा डाल देता है और वो बोलते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। कल तक कमलाबाई कमलाबाई करके मजाक उड़ा रहा था, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी हो गए। शर्म नहीं आती? गिरगिट को शर्म आती होगी, इतने जल्दी तो कलर वो भी नहीं बदलता। लेकिन हम इनको ढोते क्यों हैं? आज भी दादा आ गए तो दादा आ गए, दादा आ गए। क्या दादा आ गए? क्या ये बिकने वाले लोग ये कैसे नेता हो सकते हैं? बच्चू खड़ू को तकलीफ है कि 50 बोला मेरे को मिला नहीं। उन्हें मुझे कहा कसम से नहीं मिला। मैंने नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं विश्वास रखता हूँ बच्चू भाई आप पे, आपको नहीं मिला होगा। नहीं, तुम्हारे विश्वास रखने से काम नहीं होगा। मैंने क्यों? मैंने कभी नहीं कहा तुमने पैसे खाए। अरे कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि इसने 50 लिए, अब कोई मोटरसाइकिल का भी पेट्रोल मांगते बोले कार्यकर्ता। पहले मेरे कार्यकर्ता खुद मेरे बोलते बोले भाऊ तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँ, आज बोलते बोले 50 लिए, कुछ तो हमको भी मिले, घास दूं उनको। तो ये वस्तुस्थिति है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र का केस नहीं, ये बिहार का है, ये बंगाल का है। जिस इंसान पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सेकिया की सरकार का 1 महीने का अधिवेशन बर्बाद हुआ आसाम में, वो आज भाजपा का मुख्यमंत्री है। ये भाजपा के लिए भी, जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, जो अपने आप को चाल, चरित्र, चेहरे वाली पार्टी करती थी, चेहरा विद्रूप हो चुका है। चाल इतनी बिगड़ गई है कि पूछो मत। और चरित्रहीनता की कोई सानी नहीं है कि जिसका उदाहरण मैं दूं। और ऐसे में जो वाकई भाजपा के जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने 4 पीढ़ियां संघर्ष किया, लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे, जिन्होंने अपनी जनसंघ से लेके बीजेपी तक लाए, आज जब उनके पास जाता हूं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आंसुओं से रोते हैं। बताते हैं कि क्या इसीलिए हमने भाजपा को पाला था। हम बार बार, मैं किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत फुर्सत है, इधर इतना दिल्ली गर्म हो रहा है, तुम आज आए हो भाषण देने। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं बोलता हूं कि जन जागरण का काम है। मैं फिर से एक बार आगाह कर रहा हूं सबको, 2024 का इंतजार मत करो। बहुत बेहतरीन बात कही है दिनेश ओरा है, IRS ऑफिसर, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन एक मिशन के तहत लगातार शोध करते हैं, सरकार के आंकड़ों को एक्सपोज करते हैं। दिनेश ओरा जी ने एक दिन मुझे कहा कि अशोक जी आपका समय चाहिए। मैंने बोला अरे दिनेश जी आपके लिए कब मना करता हूँ। तो जब उनके साथ बैठा तो उन्होंने अलग शो किया, कभी आप YouTube पे देखिए, मजा आ जाएगा उनका। उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं था, एक फिल्म को डिस्कस किया हमने। उन्होंने कहा कि चक दे इंडिया का आखिरी सीन याद करिए अशोक जी। जब फाइनल खेलने मैच के लिए गई है टीम, तब शाहरुख खान उनको भाषण देता है कि ये 70 मिनट है तुम्हारे पास, ये 70 मिनट जिसका हिसाब तुम्हें भगवान भी नहीं ले सकता तुमसे। ये 70 मिनट है, इस 70 मिनट के बाद हर एक के जीवन में बहुत भारी बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये 70 मिनट जो है बहुत अहम है। ये 70 मिनट आपको अपने लिए खेलने हैं, ये 70 मिनट आपको अपने देश के लिए खेलने हैं। बहुत बड़ा मोनोलॉग है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे क्या आएंगे इसमें भाष्य करना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन 3 तारीख के बाद 70 दिन बचते हैं आचार संहिता लागू होने में। नेट 70 दिन। ये 70 दिन इस देश के विरोधी पार्टियों को, विपक्ष पार्टियों के लिए वैसा ही मंजर है जैसा चक दे इंडिया में था। आपको आपसी द्वंद्व, चक दे इंडिया का देखिए आप मैच, देखिए एक बार जाके, फिर हॉकी का मैच, जो लड़कियां एक दूसरे की दुश्मन है, आखिर में वही बॉल पास करके गोल करवाती है, वो 70 मिनट का खेल है। तो इन 70 दिनों में विरोधी पार्टियों को आपसी रंजिशें भूलनी होगी, सीट के बंटवारे में त्याग की भावना रखनी होगी।
क्योंकि ये 70 दिन, और ये 70 दिन लगातार जनता को, आप जैसे प्रबुद्ध लोग जो बोल सकते हैं, जो लोगों का कुछ मत परिवर्तन कर सकते हैं, ये 70 दिन दिन रात मेहनत करके आपको इस देश की सच्चाई, सिर्फ सच्चाई लोगों के सामने रखनी होगी। किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, देश की सच्चाई सामने रखो, सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये 70 दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि इस 70 दिन में यदि आप चूक गए तो आने वाला 24 यदि यही सत्ता में वापस आ गए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, सबसे पहले संविधान एक झटके में पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा। मनुस्मृति लागू हो जाएगी। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, यह तय होगा। आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा, यह तय होगा। हर जगह पे ये स्थिति होगी कि सुबह दरवाजे में बेल बजेगी, आप दरवाजा खोलोगे, बोले अशोक मान खड़े। मैंने बोला हाँ। बोले अडानी कंपनी से आया है। मैंने मुझे कोई मतलब नहीं भैया, हमने शेयर भी नहीं खरीदे, ना कुछ लेना देना है। बोला नहीं, आपको हमारी कंपनी में आके 2 दिन के लिए काम करना है। बोला मैं क्यों काम करूँ, मैं नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके 2 दिन हमको सेल कर दिए हैं, देश में बहुत कर्जा है, कर्जा उतारना है। तो मैं बोलूँगा मुझे तो कोई काम आता नहीं, मैकेनिकल का नहीं, आप पत्रकार हैं, वहाँ प्रेस रिलीज लिखने का काम करिए। आपको काम दिया है, 2 दिन आप काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी नहीं, सरकार का थोड़ा कर्जे का बोझ कम हो जाएगा। ये समय आएगा इस देश पे, हमारे देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है। 200 लाख करोड़, 54 लाख पे छोड़ के चले गए थे, 200 लाख करोड़। आपको ताज्जुब होता होगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैं इस इंसान को गुजरात से टैली करता हूँ। जब गुजरात में केशुभाई पटेल ने सत्ता छोड़ी थी तो गुजरात पे कर्जे के नाम पे बहुत ही कम कर्जा था। जब मोदी जी दिल्ली आ गए तो गुजरात सबसे ज्यादा कर्ज से दबा हुआ राज्य था। कर्जा लेके मजे करना इनकी आदत हो गई है, और ऐसा ही कर्जा करके मैंने तो एक बार कहा था कि आज इस देश में इतनी तरक्की जरूर हुई है, इतना विकास जरूर हो गया है कि मेरे देश का हर आदमी लखपति बन गया है। तो किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा बैंक में जब लोन लेने जाते हो 1 लाख रुपए का, तो बैंक आपकी औकात देखती है 5 लाख की है कि नहीं। मकान, ये दुकान, ये सब देख के, फिर गिरवी रख के, फिर आपको या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देख के, आपकी सैलरी देख के कि भाई ये रिटर्न कर पाएगा कि नहीं। जब आपकी औकात 5 लाख की है तो आपको 1 लाख का लोन मिलता है। हर देशवासियों पे 100 लाख, 1.25 लाख रुपए का लोन हमारे हर एक के सर पे आता है। आज देश ने जो लिया है, तो हम सब 5 लाख के औकात वाले हो गए हैं। इसीलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। कर्जे की बात करें, अंत में कुछ अब बोर नहीं हो रहे हो तो 2 चीजें हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 28 तारीख को फिर 2000 करोड़ रुपए उधार कर्ज लिया। 2000 करोड़ रुपए, इस अभी सरकार चली गई है, सब कुछ हो गया। 2000 करोड़ रुपए कर्ज लिया, और उन्होंने ये कहा कि सैलरी वैलरी देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पे 3,79,000 करोड़ का कर्जा है। उनका बजट 3,20,000 करोड़ का है। बजट से ज्यादा कर्जा लिया है। इनकम 2,70,000 है करोड़, एक्सपेंडिचर 2,90,000 है। 20-25,000 करोड़ का डिफिसिट बजट है। घाटे का बजट, बजट की टोटल टर्नओवर इतना कर्जा क्यों नहीं होगा? लाडली बहना बांटो पैसा, बहन को सक्षम बनाओ या पैसा देके पंगु करो, ये जनता को देखना है। 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो अनाउंस कर चुके हैं शिवराज सिंह। महाकाल लोक, हनुमान लोक, जहां मंदिर वहां लोक। फिर तीर्थ यात्रा पे ले जाने के लिए अलग बजट है 10,000 करोड़ का। कर्जा लेके तीर्थ यात्रा पे कौन जाता है? अरे मेरा वारकरी पंथ का ये महाराष्ट्र है। पांडुरंग को भी तब जाते हैं लोग जब पैसा हो तो पॉकेट में, नहीं तो बोलते इधर ही पंडरी को नमस्ते कर लेंगे। जो वारकरी आता उसी के चरण छू के धन्य हो जाते हैं कि चलो हमने पंडरी की वारी की। प्रदेश पे कर्जा हो रहा है। जितना आपका बजट है उससे ज्यादा कर्जा आप पे है, और आप देव दर्शन के लिए लोग भेज रहे हो, क्योंकि आपको एक धर्म की अफीम देनी है, लगातार अफीम देनी है। आपको जब भी कुछ कहा तो राम को बोल दिया,
उधर महादेव ऐप है तो बोले महादेव ऐप। अरे मैंने बोला महादेव ऐप का क्या हो गया? बोले नहीं, जुआ के लिए महादेव का नाम यूज कर लिया। और ये किसने किया? बघेल ने किया। महादेव का अपमान करते हैं, समझ में नहीं आया। तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं इस धर्म के अफीम से बाहर निकलना होगा। ये तो महाराष्ट्र तो संत की भूमि है, और मैं महाराष्ट्र पे इसलिए कह रहा हूं, मुझे विश्वास है कि सारा बदलाव महाराष्ट्र से होगा। 48 सीटें हैं लोकसभा की, 48 में से यदि इनको आपने 3-4 पे ले आया तो पूरा देश महाराष्ट्र को सम्मानित करेगा। इस देश का संविधान आपने बचाया, इस देश को लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र आपने बचाया, ये तमाम चीजें आपने बचाई। इसके लिए पूरा देश महाराष्ट्र के सामने नतमस्तक होगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है। इसलिए जाति पाति तेली कुंभी मराठा कहाँ है? रिजर्वेशन रिजर्वेशन जॉब कहाँ है? रिजर्वेशन काहे? रिजर्वेशन बाबा साहेब आंबेडकर कौन से रिजर्वेशन लेके आए थे? आंबेडकर साहब इतने बड़े हो गए, कम से कम उनका तो, आंबेडकर जी का नाम लेते हो, कम से कम उनका 1% तो अपने मिलाओ। बिना रिजर्वेशन का वो आदमी विश्व का सबसे बड़ा अर्थतज्ञ हो गया है। आज भी विश्व में कोई ऐसा अर्थतज्ञ नहीं है जो बाबा साहब आंबेडकर के बराबर हो। बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट बाबा साहेब आंबेडकर की किताबें रेफर करते हैं। आज भी उनको एक दलितों का नेता बना बना के उसने गलवा दिया है। बाबा साहेब आंबेडकर का तो हम रोज अपमान करते जब उनको दलितों का नेता बनते हैं। विश्व के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे, विश्व के बड़े लीगल फ्रेटर्निटी थे, बिना रिजर्वेशन के थे। तो ऐसे बाबा साहेब आंबेडकर बनने में क्या हर्ज, क्यों नहीं बन सकते? लेकिन ये रिजर्वेशन की अफीम, कल रिजर्वेशन मिलेगा क्या होगा? बच्चों को इंजीनियर करोगे क्या होगा? इंजीनियर होकर बच्चा क्या करेगा? पटवारी की नौकरी करेगा। राजस्थान के विधानसभा में प्यून की नौकरी निकली, बीटेक और एमटेक और एमबीए वालों ने अप्लाई किया। एक तो मैंने बोला जहां से बीटेक किया वो कॉलेज ढूंढो, उनको जूते से मारो कि तुमने ऐसे बीटेक कर दी कि जो चपरासी बनने को तैयार है लेकिन खुद करने को कुछ तैयार नहीं है। क्या आप 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए अरे भीख भी मांगो, लेकिन तुम बीटेक के लिए लाइन में लगे हो? तो इन सारी चीजों का उद्बोधन करना होगा, लोगों को बताना होगा। मैं तो यहां बोल के चला जाऊंगा, मैं रोज टीवी पे बोल ही रहा हूं, प्रोग्राम कर ही रहा हूं, 8-8 प्रोग्राम कर रहा हूं। और इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसा ही कमाना है। पैसे कमाने के कई तरीके हैं। मैं ऐसे पोजीशन पे हूं कि मैं पृथ्वीराज रोड पे आज 250 करोड़ की कोठी भी खरीद सकता था, लेकिन उसमें मैं सो नहीं पाता था। आज मैं सुकून से सोता हूं क्योंकि आज लोगों को लगता है कि हमारे वेदनाओं को शब्द मिलते हैं, और इस देश में वेदनाओं को शब्द मिलने वाले चाहिए। इस देश में सवाल उठाने वाले चाहिए। सवाल के जवाब दे न दे, सवालों की इतनी बौछार करो कि इनके बाप को जवाब देना होगा, और ये जवाब देंगे। आज नहीं तो कल जवाब देंगे, जवाबदेही होगी। और सवाल पूछना ये कोई गलत देश राष्ट्रद्रोह देशद्रोह नहीं है, क्योंकि यदि कुरुक्षेत्र पे अर्जुन ने सवाल ही नहीं पूछे होते तो गीता का जन्म ही नहीं होता। जो हिंदू दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता है, उसका जन्म ही सवाल जवाब से हो गया है। इसलिए सवाल और जवाब होने चाहिए। हमसे पूछिए, हमसे सवाल जवाब करते हैं, अंधभक्त हमसे उलझ देते हैं। अब मोदी ने कुछ अच्छा किया ही नहीं, मैंने बोला बिल्कुल किया है, बताओ, मैं हूं साथ में सुनने को। आप बताइए मोदी ने क्या अच्छा किया? 370 हटाया, मतलब क्या हुआ उससे? कल 2 कैप्टन मरे हैं, कैप्टन रैंक के अधिकारी मरे हैं, छोटे मोटे नहीं। पिछले 2 महीने में 25 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। हमने उनके 4 मारे और हम 8 लोग हमारे शहीद हुए। अरे कौन सा स्कोर है ये? नोटबंदी के बाद तो सब कुछ बंद होना था, आतंकवाद बंद होना था, भ्रष्टाचार बंद होना था। अकेले राजस्थान में 1000 करोड़ की शराब, कैश और सोना मिला है। फिर काला पैसा कहां गया? कौन कहता है काला पैसा इस देश में नहीं है? नोटबंदी करेंगे काला पैसा खत्म हो जाएगा, आतंक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब नोटबंदी की बात करो तो बोले कैशलेस इकोनॉमी। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी? आज भी कैश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है।
2000 करोड़ के आज भी 1 लाख करोड़ के नोट वापस नहीं आए। कहाँ है पैसा? वो पैसा सत्ताधीशों के पास होता है। सत्ता में कौन है? पैसा इनमें घर में पड़ा है। आज इनके पास लोग जाते नहीं, क्योंकि पामीरन को पता है कि मालिक को काटना नहीं चाहिए, बहुत मार पड़ती है, इसलिए मालिक के सामने पूछ लाते हैं। यही है ईडी के प्रकोप। ईडी का तो जो रेट है वो तो भयावह है। मतलब दबिश देते हैं 8000 घरों पे, फिर इंक्वायरी करते हैं 1000 लोगों पे, सजा मिलती है 9 लोगों को, और जिनको सजा मिलती है वो छोटे मोटे व्यापारी होते बेचारे। ईडी का रेट है हमारे यहाँ सक्सेस रेट। और ईडी का उपयोग कैसा होता है? अभी जो ये कारपोरेट सेक्टर के जो बच्चे होंगे जो कारपोरेट सेक्टर को देखते हैं, एक बाइजू करके कंपनी है, आपने एकदम सुना होगा, बाइजू को 9000 करोड़ का फेमा का नोटिस मिला, ईडी ने दिया। क्यों दिया? रेड कब हुई? अप्रैल में। नोटिस कब दिया? 2 दिन पहले। हमने बोला क्यों दिया, मतलब इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो ईडी में अधिकारी हमारे भी है, ऐसा नहीं कि दोस्त हमारे भी है। मैंने पूछा क्या बैजू का क्या हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ क्या? बोले अरे हम कहाँ सेटलमेंट करते, बड़ा खेल है। फिर धीरे से उसने कहा बीसीसीआई का वेबसाइट चेक करो जरा। मैंने बीसीसीआई का वेबसाइट चेक किया, आप भी चेक करो। बीसीसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी मीटिंग होगी बीसीसीआई की, उसके मिनट्स वेबसाइट पे डालो। उसके मीटिंग में मिनट है कि बाइजू से अभी पेमेंट आ नहीं रहा है, अमित शाह के बेटे कहते हैं, और अगला स्पॉन्सरशिप लेने से उसने मना कर दिया है। हम लगातार बाइजू को पुराना पेमेंट के लिए तगादा कर रहे हैं। मैंने बोला धन्यवाद। अब अपने बेटे के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पैसा भी ईडी निकालेगा। बाइजू ने गलती करी, क्रिकेट को स्पॉन्सर किया, उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि अमित शाह का लड़का, जिसने क्रिकेट का इंग्लिश में क्रिकेट लिख भी नहीं सकता वो एक दिन जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा। ये है भ्रष्टाचार के मामले, और ऐसे अनगिनत मामले हैं, रोज आएंगे, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब चोरों के हाथ में सत्ता जाती है तो ऐसा आतंक आता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, अंधेरे में एक टिमटिमाता दिया भी हो तो प्रकाश की ज्योत लाता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खुल के आती हैं सामने। और फिर हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए, मैं बार बार कहता हूँ, किसी ने कह दिया था वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यदि आप अपने आप को जिंदा समझते हैं तो सच्चाई के लिए बोलिए, लोगों के मन से डर निकालिए, और ये जो है मोदी है तो मुमकिन है, इसको खत्म करिए। मोदी जाएगा। 2024 में हमें बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं रहा, बीजेपी भी चाहती है मोदी जाए, हम भी चाहते हैं मोदी जाए। मोदी जी से कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए हम कहते हैं कि मोदी को जाना जरूरी है। इसलिए आज आपने बुलाया, आपके बीच में आया, जो मेरे विचार थे मैंने प्रकट किए। कुछ लोग इससे आहत हो गए होंगे तो हमेशा की तरह मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो लोग सोच रहे होंगे कि ठीक ठाक बोला, धन्यवाद। ये विचार लोगों तक पहुँचाए, लोगों को कहे कि वाकई सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे जीत है। यदि ये मंत्र लोगों को मिल गया तो आने वाले 2024 में परिवर्तन की गाथा महाराष्ट्र लिखेगा, ये पक्का विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।